Bismillahirrahmanirrahim. So, today in this lecture, we are going to derive the expression for grammar or lower bound. इससे पहले हमने एस्टिमेटर्स की डिफरेंट एस्टिमेटर्स को देखा था, कौन सा एस्टिमेटर किस केस में बायस्ड है, कब वो अनबायस्ड है, बायसनेस उसकी देखी थी. देन वेरिएंसेस कैलकुलेट की थी डिफरेंट एस्टिमेटर्स की, सैंपल मीन, सैंपल वेरिएंस एंड सो ऑन. So today will be the last lecture on this chapter. ठीक है, इसके लास्ट टॉपिक्स थे, उन पे आज बात होगी ब्रीफली. सो कंसिस्टेंसी ज़्यादा हम ऐसे डील नहीं करेंगे, बट व्हाट इज दिस थिंग कंसिस्टेंसी ऑफ एस्टिमेटर. एफिशिएंसी पे हम ज़्यादा एम्फेसिस देंगे इंस्टेड ऑफ कंसिस्टेंसी. सो एफिशिएंसी हम थोड़ी डिटेल में देखेंगे. तो कंसिस्टेंसी क्या चीज़ है एक एस्टिमेटर की. एक नॉन रैंडम पैरामीटर के लिए अगर आपने एक एस्टिमेटर डिज़ाइन किया है तो वो कंसिस्टेंट होगा अगर जो एस्टिमेट आपका वो ट्रू वैल्यू पे कन्वर्ज करे. ठीक है, इन सम स्टोकेस्टिक सेंस, लेट्स से उसकी जो मीन स्क्वायर एरर है वो जीरो होगी या समथिंग लाइक दैट. ठीक है जी. तो दिस इज द थिंग. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन. सो इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो आपका जो भी एस्टिमेटर होगा दैट इज गोइंग टू बी कंसिस्टेंट. ठीक है. इन इस डेफिनेशन, ये जो अभी हमने डेफिनेशन किया है, इसमें हम मीन स्क्वायर सेंस में उसे कह रहे हैं कि इट विल बी कंसिस्टेंट. देयर कैन बी अदर थिंग्स जिसमें आप उसे डिफाइन कर सकते हैं किसी एरर के सेंस में एंड सो ऑन. ठीक है. अच्छा, सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे ऐसे मीन स्क्वायर सेंस में बात की इसकी कि इट इज़ कंसिस्टेंट, इसी तरह हम बात कर सकते हैं कि उसका जो एरर है वो उसकी वाइज भी हम बात कर सकते हैं कि कंसिस्टेंसी कब होगी. कंसिस्टेंसी सारी बात है तब होगी जब आपका जो एरर है वो जीरो का अप्रोच कर जाए. ठीक है. डेफिनेटली एज के अप्रोचेस इनफिनिटी. ठीक है. सो दीज आर डिफरेंट स्टोकेस्टिक सेंसेस जिसके केस में आप कह सकते हैं कि आपका एस्टिमेटर कोई कंसिस्टेंट है या नहीं. ठीक है जी. सो दैट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी. देयर इज no more. You should know what is consistency. You should be able to define and understand. It can be an estimator can be consistent in various stochastic sense in a number of ways, in a number of possible ways. और दो उसमें से हमने देखे हैं. मीन स्क्वायर सेंस में हमने देखा है ये वाली इक्वेशन आपके पास आ गई, ये चीज़. और से कि इन द सेंस ऑफ एरर तो ये वाली इक्वेशन आ गई. ठीक है जी. अच्छा, अब जो मेन टॉपिक है, सो आते हैं अभी अपने मेन टॉपिक की तरफ. सो जो आपके पास क्रैमर और लोअर बाउंड है, ये बेसिकली आपको एफिशिएंसी एक एस्टिमेटर की बताएगा. और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, स्पेसिफिकली व्हेन यू डिजाइन अ न्यू estimator. You want to know and you want to compare and evaluate it to see whether is it going to work or not, is it an efficient estimator or not. Maybe you are going to compare it with other kind of estimators. So in that case this serves as a benchmark, Cramer-Rao lower bound. So according to this bound, the mean square error of an estimator, ठीक है जी, of an estimate cannot be smaller than a certain quantity related to the likelihood function.
and which basically depends on the variance of the noisy parameter, you can say. ठीक है जी. So आपका एस्टिमेटर का जो एरर है, मीन स्क्वायर एरर, वो एक पैरामीटर से छोटा नहीं हो सकता. वो पैरामीटर अभी हम देखेंगे क्या चीज है. ठीक है. सो पहले हम उस पैरामीटर को देखते हैं जी. वो चीज क्या क्या उसे कहते हैं, यही बाउंड ही है एक्चुअली. सो स्केलर केस के लिए हम पहले देखते हैं कि जो आपके पास फिशर इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स है. तो फिशर इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स और क्रैमर राव लोअर बाउंड में क्या रिलेशन है. तो क्रैमर राव लोअर बाउंड इज द इनवर्स ऑफ फिशर इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स. ठीक है, ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा आने वाली डिस्कशन में. सो जो आपके पास स्केलर केस है, इसमें दिस इज योर क्रैमर राव लोअर बाउंड. ठीक है, इस साइड पे आपकी वेरिएंस आ गई और ये आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स, या रादर दिस इज द बाउंड. जे इनवर्स इज द बाउंड. ठीक है, ये जे इनवर्स आपके पास बाउंड है और दिस जे इज नोन एज द फिशर इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स. So basically you need to compute the Fisher information matrix uh, to compute the Cramer-Rao lower bound. That is the inverse of this thing. ठीक है जी. So how to compute this Fisher information matrix? So this is the thing. Either आप negative expectation लेते हैं of the double partial derivative of your log likelihood, that is this thing, where x is equal to x naught. यहाँ पे आप जो वैल्यू पुट करते हैं वो ट्रू वैल्यू पुट कर रहे होते हैं. ठीक है, जो स्टेट है उसकी, क्योंकि एस्टिमेट तो आप नहीं कर रहे, आप तो एस्टिमेटर की परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हैं कितना वो एफिशिएंट है. ठीक है, सो यू पुट द ट्रू वैल्यू ऑफ एक्स. अच्छा, और दूसरी इसकी फॉर्म ये है, इस केस में आप क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं ऑफ द स्क्वायर ऑफ partially derivative log likelihood function. Again you evaluate it at x equals x. ये दोनों जो चीज यहाँ से और ये एक्सप्रेशन, ये दोनों रिजल्ट आपको सेम देंगे. ठीक है जी. So this J is known as the Fisher information matrix. This del x, you know, it is the log likelihood function. We have already talked about it a number of times. We have worked with it, and now we know what it is basically. So you can have a practice kind of a thing by taking this log likelihood function for a Gaussian parameter, scalar quantity, and evaluate this thing. You are going to, you will know how to evaluate it. So the main thing here is that you should be able to evaluate or compute the Cramer-Rao lower bound for a problem. In this case we have done scalar. So now till this point you need to know how to compute the uh, Fisher information matrix or the Cramer-Rao lower bound for a scalar case. We are going to start the vector case soon. So but ये आपको at least यहाँ तक आपको ये चीज आनी चाहिए. This is simple partial derivative of log likelihood function. We have been dealing with this thing, our previous lectures when we derived the expressions for different estimators. We have been dealing with the log likelihood function and derivative of that thing. So we can easily compute these two. Okay, so depend करता है जहाँ पे आपको easy हो, कहीं पे आप ये वाला expression यूज कर सकते हैं जहाँ पे ये इजी हो डबल डेरिवेटिव लेके, और समटाइम्स डबल डेरिवेटिव मुश्किल है या कुछ गड़बड़ कर रहा है तो देन यू कैन यूज दिस वन. ठीक है जी. तो यहाँ से आप अपनी फिशर इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स जे निकालते हैं और देन यू कंप्यूट द Cramer-Rao lower bound by inverting this thing. ठीक है, और J इनवर्स इज योर Cramer-Rao lower bound. उसके बाद
जब आप अपने किसी भी एस्टिमेटर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो हमेशा एट मैक्सिमम उसकी जो वेरिएंस होगी वो इसके इक्वल आ सकेगी, इस बाउंड के इससे कम नहीं होगी। ठीक है, जो भी आपने एस्टिमेट किया है या उसके इक्वल आ जाएगी, अगर तो इक्वल आती है, ठीक है, अगर तो यहाँ पे ये जो साइन है इनइक्वालिटी का, ग्रेटर देन इक्वल का, अगर यहाँ पे ओके सॉरी ये जो आपके पास साइन है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल का, अगर ये इक्वल आता है इसके, तो देन वी से द एस्टिमेटर इज एफिशिएंट। और अगर ये ग्रेटर आता है तो देन ऑब्वियसली दैट माइट नॉट बी दैट मच एफिशिएंट, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन रेस्ट ऑफ द थिंग। बट दिस इज द ऑप्टिमल काइंड ऑफ कंडीशन के जब आपका जो वेरिएंस है, ठीक है, मीन स्क्वायर जो भी आपके पास वेरिएंस है और मीन स्क्वायर एरर है वो इक्वल आ जाए आपके पास क्रैमर राउल और बाउंड के, उससे अच्छा आपके पास एस्टिमेटर आप डिजाइन नहीं कर सकते स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, सो ओके now we have the non random case, रैंडम केस। प्रीवियसली हम बात कर रहे थे स्केलर और नॉन रैंडम केस की, अब हम बात करेंगे स्केलर रैंडम पैरामीटर के बारे में। तो इस केस में आपको पता है, प्रायर आपको पता होती है एक्स की, इस पैरामीटर एक्स की, और तो कोई चीज़ चाहिए नहीं होती। सो इंस्टेड ऑफ लॉग लाइक्लीहुड यू विल यूज दिस पीडीएफ, जॉइंट पीडीएफ, दैट्स इट। ठीक है जी, तो इस केस में आप सिर्फ जॉइंट पीडीएफ यूज करेंगे, बाकी उसी तरह की कहानी है सारी। ठीक है ना, और यू कैन अब ये देख सकते हैं कि ये टर्म और ये टर्म आपस में इक्वल है। ठीक है, कहीं ना कहीं बुक में हुआ है, इसने बताया भी हुआ। यू कैन डू इट योरसेल्फ इफ यू वांट टू। ठीक है जी, सो अगेन अगर आपके पास, अगर किसी भी एस्टिमेटर की जो वेरिएंस है वो बराबर आ जाती है क्रैमर राउल और बाउंड के, तो देन सच एन एस्टिमेटर इज नोन एज एन एफिशिएंट एस्टिमेटर। ठीक है जी, and then you don't need to find another better estimator for that problem। एक दफा आपका क्रैमर राउल और बाउंड के इक्वल वो चीज आ गई, तो देन दैट मींस उससे अच्छा परफॉर्म, उसके इक्वल तो चलें शायद कोई कर सकता हो, लेकिन उससे बेहतर परफॉर्मेंस कोई नहीं दे सकेगा, बिकॉज वी नो दैट क्रैमर राउल और बाउंड उसका मतलब क्या है। ठीक है, जो फर्स्ट लाइन थी आपकी डेफिनेशन की, कि आपका जो मीन स्क्वायर एरर है उस एस्टिमेटर के करस्पॉन्डिंग इट कैन नॉट बी स्मॉलर देन अ क्रैमर राउल और बाउंड। ठीक है जी, ओके। तो मल्टी डायमेंशनल केस देखते हैं, वो केस यानी जिसमें आपके पास ये चीज एक वेक्टर हो। ठीक है, तो व्हाट देन, आपके पैरामीटर इंस्टेड ऑफ अ सिंगल वैल्यू वेक्टर्स है, तो देन ऑब्वियसली इसमें वेक्टर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, ग्रेडियंट्स आ जाएंगे, और तो कुछ भी नहीं होगा। बाकी टर्म तो, बाकी चीजें तो वैसे ही है। ठीक है, सिर्फ आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, सो नॉन रैंडम के केस में यू हैव दिस थिंग, your variance should is greater than or equal to, again the Fisher inverse, the inverse of the Fisher information matrix। ठीक है, where your Fisher information matrix is now equal to this thing। ठीक है, this और equivalently this thing। ठीक है, ये अगर आप पिछले वाली चीज देखें तो ये वाली चीज आपको क्या, ये वाली चीज आपको दे रही है वो डबल डेरिवेटिव वाली। तो इस केस में आपने ये दो दफा आप ग्रेडियंट इसका कंप्यूट कर रहे हैं, तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, ऑलरेडी हमने की हुई है, वी कॉल इट हिजियन। ठीक है, आप हिजियन कंप्यूट कर रहे हैं, लॉग लाइक्लीहुड जो भी आपके पास फंक्शन आएगा। ठीक है जी, और in this case the results J is going to be a matrix in case when you have estimated when you have
वेक्टर कीज, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल केस। तो आपका जो फिशर इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगी, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ मैट्रिक्स इंस्टेड ऑफ अ सिंगल वैल्यू एज इन प्रीवियस केस। सो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसका हेसियन कंप्यूट कर लें लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का, या आप ये काम भी कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द gradient of log likelihood function squared, ठीक है, square in this case, in the case of in the case of a vector is actually the vector multiplied by its own transpose, ये आपके पास square आ जाएगा। और again we evaluate it at x equals x naught, which is the true value of x, ठीक है। So this was the multi-dimensional case, ठीक है जी। और जी अब प्रूफ देखते हैं क्रैमर और लोअर बाउंड का कि कैसे ये चीज़ आपके पास आती है, कैसे ये इनइक्वालिटी और ये बाउंड कैसे आपका डिराइव होता है, कैसे ये एग्जिस्टेंस में आता है। सो आपके पास जो लाइक्लीहुड फंक्शन होगा, ठीक है, लाइक्लीहुड फंक्शनल जनरली आपके पास क्या होता है, ये चीज़ होती है। और हम ये अज्यूम लेट्स से इस डेरिवेशन प्रोसेस में हम ये अज्यूम करेंगे कि इसका जो डेरिवेटिव है, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। और देन आपके पास जो कंडीशन है अनबायसनेस की, उससे आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो ट्रू वैल्यू है वो आप डिनोट कर सकते हैं यूजिंग दिस थिंग, ठीक है। इस केस में क्योंकि आपने यूज ही ट्रू वैल्यू करनी है, सो x इज गोइंग टू बी अ ट्रू वैल्यू, ठीक है जी। सो x इन दिस केस, दिस x इज द ट्रू वैल्यू, दिस इज द एस्टिमेट, ठीक है। सो दिस डेफिनेटली गिव्स यू द बायस, ठीक है। सो बायस्ड इन एन अनबायस्ड कंडीशन द बायस इज गोइंग टू बी जीरो, ठीक है। दिस थिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिफरेंस इज द बायस व्हिच इज इन अनबायस्ड केस इज जीरो। सो now this equation can be written as this thing, okay, it can be written as this form by the definition of expectation, आपका जो भी expectation operator है e, उसकी definition से आप इस चीज को लिख सकते हैं like this। now इस equation का जो डेरिवेटिव होगा वो आप सिंपली देख सकते हैं, ये चीज आएगी, ठीक है जी। so simply what do you get जब आप इसे with respect to x डेरिवेट करेंगे, so this is what you get, ठीक है जी। दो चीजें आपके पास आ रही होंगी। so एक चीज आपके पास ये आ गई, definitely this is when you did the derivation on this part, ठीक है। इसे जब आपने डेरिवेट किया तो आपके पास ये पीछे बच गया, वो मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे, और when you derivate this thing तो वो चीज़ यहाँ पे आ गई और ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होके यहाँ पे आ गया, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन रूल है डेरिवेशन का, और कुछ भी नहीं है। और डेफिनेटली ये जो इंटीग्रल है ये ऐसे ही चलता आ रहा है, ठीक है जी। आप और ये नेगेटिव साइन आपका इस x की वजह से है। नाउ अच्छा, इसमें एक और ये वाली जो इक्वेशन है, ये कहता है using the fact that the first integral in the last line above is equal to unity। now obviously ये एक पीडीएफ है, ठीक है। अगर z पे ऐसे कह रहे हैं with respect to z इसे आप एवरेजिंग ले रहे हैं, तो देन इसे इंटीग्रल इसका ले रहे हैं, तो देन डेफिनेटली जो आपके पास पीडीएफ है, एरिया अंडर द कर्व है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1, ठीक है। सो वो तो डेफिनेटली आपके पास ये साइड 1 आ गई, ये नेगेटिव साइन भी है बाहर, तो ये सारी टर्म आपके पास किस चीज़ की इक्वल आ गई, ये आ गई -1 के। सो -1 प्लस दिस साइड इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। क्योंकि चल तो ये वही बायस वाली चीज रही है, हम इस बायस की इक्वेशन से सारा चला आ रहे हैं सर। सो नाउ ये साइड आपके पास आप कहते हैं यूनिटी आ गई,
और इस साइड पे भी एक बड़े मजे की आपके पास आप कह लें छोटा सा एक ट्रिक है, वो ये है कि आपके पास जो डेरिवेटिव है ऑफ योर लाइक्लीहुड दैट इज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ log likelihood function into the log likelihood function। क्या सिंपली आप ऐसा करें, एक एक एक्सपोनेंशियल ले लें e रेज पावर लेट्स से e रेज पावर x स्क्वायर, ठीक है, e रेज पावर x स्क्वायर लें और इससे लेट्स से ये आपका p ऑफ z गिवन x है, सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है, e रेज पावर x स्क्वायर। नाउ द अब ऐसे करें कि इस e रेज पावर x स्क्वायर का ये चीज एवेलुएट करें तो क्या आ जाएगी, डेफिनेटली 2x इंटू ई रेज पावर x स्क्वायर। क्या जब आप ये चीज एवेलुएट करेंगे, इसका जब आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x इंटू ई रेज पावर x स्क्वायर। और जब ये चीज करेंगे फिर क्या होगा, नाउ log of this thing, natural log of this thing is going to be x square, so derivative of x square is 2x, or then you multiply it with this again which is e raised power x square, so 2x into e square, this means ये दोनों साइड ये दोनों चीजें आपके पास इक्वल है, ये और ये। so just for the sake of convenience we want to represent it in the form of this log, ठीक है, so उस log के लिए हमने ये चीज हम लेके आए, ये ट्रिक। so then आपके पास जो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 4 थी, वो आपके पास ये चीज बन गई, ठीक है जी। नाउ उस -1 को डेफिनेटली आप इस साइड पे ले आए तो वो आपके पास 1 बन गया, ठीक है। अब आपके पास जो इक्वेशन है फिफ्थ, ये वाली इक्वेशन, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं किया इसमें, आपने ये जो लाइक्लीहुड आपके पास था इसे आपने इन द फॉर्म ऑफ ये कर लिया, ठीक है, ये p ऑफ z गिवन x था, आपने इसे दो फंक्शंस में डिवाइड कर लिया दोनों का स्क्वायर रूट के साथ, ठीक है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट यहाँ पे आप एक और चीज एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने एक्चुअली किया क्या कि आपने दो फंक्शन बना लिए, एक ये और एक ये, ठीक है, और ये दोनों फंक्शंस की आपस में आप कह रहे हैं कि इनर प्रोडक्ट हो रही है दो फंक्शंस की, ऐसे ही है, ठीक है, ये फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 2 है, दोनों का इनर प्रोडक्ट है, ठीक है। नाउ ये हमने क्यों किया, अब हम वो जो फिशर इंफॉर्मेशन में जो आपका इनइक्वालिटी का साइन है उसकी बात करने जा रहे हैं। सो अगेन जो श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है जो आपने देखी थी, श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी आपके पास ये चीज है, इनर प्रोडक्ट बात कर रही होती है, ठीक है, और देन इट सेज दिस थिंग टू, सो इफ वी यूज दिस एंड दिस टुगेदर, ठीक है, दिस थिंग, तो आप कह सकते हैं कि दिस थिंग इज इनइक्वालिटी डेफिनेट है यहाँ पे, ठीक है, इनइक्वालिटी आपकी ये आ जाएगी जब आप ये वाली बात करते हैं, ठीक है। अभी इस फॉर्म में लिखा हुआ है आपके पास, करंट फॉर्म में आपके पास इक्वेशन 6 इस फॉर्म में लिखी हुई है, लेकिन अगर हम इसे इस फॉर्म में ले आए तो डेफिनेटली ये इनइक्वालिटी आ जाएगी बीच में ये वाली, ठीक है, और वेयर व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज एक्चुअली दिस, ठीक है जी, ये आपके पास इस चीज के इक्वल है। सो राइटिंग इक्वेशन 6 और ये जो आपके पास इक्वेशन ये वाली है 7, इट होल्ड्स ओनली इफ f1 एंड f2 आर रिलेटेड, ठीक है जी, इट्स अ मल्टीपल ऑफ अ कांस्टेंट f, f1 इज मल्टीपल ऑफ f2 विद अ सर्टेन कांस्टेंट c। अच्छा, अब आपने क्या किया, ये जो इक्वेशन 7 थी इसे चेंज किया ताकि इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस हो सके, श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से आपने ये टर्म आप इस चीज के इक्वल ले आए, ठीक है, इसमें भी देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है, कोई sorry there is a rule, it's due to Schwarz inequality equation 8 से भी चीजें डिफाइन हुई हैं, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई कहने का मतलब ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है, डायरेक्टली ये आप ये 7 और 8
से ले सकते हैं, और 6, 7 और 8, ठीक है, 6 पे आपने 7 और 8 अप्लाई किया, यू गेट दिस इक्वेशन 10. नाउ दिस इक्वेशन 10, व्हाट इज इट? सो ये साइड क्या है? ये अगर आप देखें स्टार्ट में जब हमने ये डिराइव करना शुरू किया था क्रैमर ऑल ओवर बाउंड, क्या इसमें जो बायस वाली इक्वेशन थी, ये वही चीज है, ठीक है, दिस इज द बायस, ठीक है ना, ये आपके पास वो बायस बन जाएगी, और ये वाली जो टर्म है ये भी हम लिख सकते हैं इन सम वे, ठीक है, विल सी, नेक्स्ट स्लाइड पे देखें. सो नाउ दैट फॉर्म कैन बी रिटन एज इन दिस वे, ठीक है. आपने जस्ट क्या किया, दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लिया ताकि स्क्वायर रूट वाली साइड चीज कैंसिल हो जाए. उससे पहले आपने ये किया कि इस ये वाली जो साइड है इसे आप ये आपकी दोनों चीजें एक ही साइड पे थी, और ये इक्वालिटी के इनइक्वालिटी के आपने क्या किया, इस चीज को आप ले आए ऑन द राइट साइड, और क्योंकि ये 1 by समथिंग आ रहा था, ठीक है, 1 by दैट दिस ऑल थिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस थिंग, तो इसे आपने जब ऊपर आप लेके आए तो इसका इनवर्स आपको लेना पड़ गया, ठीक है. सो अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है जी. और ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है, ये इक्वालिटी होल्ड करेगी व्हेन you know both these functions are related by a certain you know certain multiple by a factor c, ठीक है. So we know that, so in this case this these two functions are the log likelihood partial derivative of the log likelihood, which is equal to this function c into what is this is the bias, ठीक है, this is the error kind of a thing, ठीक है जी. तो यानी ये आपके कंक्लूड करता है कि दिस इज व्हाट इज दिस, नाउ दिस इज योर फिशर इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ठीक है. ये होल इनवर्स के साथ अगर आप देखें तो क्रैमर ऑल ओवर बाउंड बन जाएगा. अदरवाइज इनसाइड यहाँ पे देखें तो दिस इज योर फिशर इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स, और इस कंप्लीट चीज को अगर देखें यही आपका क्रैमर ऑल ओवर बाउंड है, ठीक है जी. ये जो कंप्लीट है ये इक्वेशन, दिस इज एक्चुअली योर क्रैमर ऑल ओवर बाउंड, ठीक है, which states this will be always be greater than or equal to this thing, ठीक है जी. So this was uh, kind of a proof, and you should be able to derive it. It's an important thing, okay? You should know it. अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिएगा. ये जो दो फॉर्म्स हैं, एक में स्क्वायर है एक में स्क्वायर नहीं है, ये कैसे इक्वल है, ठीक है. वो जो हम अभी बात कर रहे थे फिशर इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स की, एक में आप वो दो दफा पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, एक में स्क्वायर ले रहे होते हैं, सिंगल डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, ये दोनों इक्वल कैसे हैं, ये आपका इस टॉपिक में ये चीज, ठीक है. ये कुछ थोड़ी सी इक्वेशंस हैं, ये आपने खुद कर लेना है. और देन एक एग्जांपल है एफिशिएंट एस्टिमेटर की बुक में ही है, ठीक है. इसमें वो कहता है कि कंसिडर द लाइक्लीहुड फंक्शन दिस फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द मीन x from a set of k independent and IDD measurements with Gaussian noise, ठीक है जी. सिंपल सी बात है, लाइक्लीहुड फंक्शन, मैक्सिमम लाइक्लीहुड में हमने शायद ये चीज़ कवर की थी, ठीक है, ये वाली, ये 2.4.2-4. तो जब आप उसका लॉग लाइक्लीहुड कंप्यूट करेंगे, हमने वहाँ पे किया भी हुआ, आपने लोगों ने यहाँ खुद ही उसका देख लेना, आप लोगों ने देखना है क्या वाकई वो इस चीज़ के इक्वल आता है या नहीं, ठीक है. सो उससे आपने क्या किया, उसे आपने ये क्रैमर ऑल ओवर बाउंड उसका देख लिया, दैट इज इक्वल टू k बाय सिग्मा स्क्वायर, ठीक है जी. और जब आप मैक्सिमम लाइक्लीहुड का जो आपके पास वेरिएंस थी, जब आपने वो कंप्यूट की थी, तो हमने देखा था वो आई थी सिग्मा स्क्वायर बाय k के इक्वल, ठीक है, और सैंपल मीन की जो हमने कहा था वेरिएंस, तो ये बेसिकली सैंपल मीन ही है, ठीक है, ये चीज.
सैंपल मीन की आपने वेरिएंस जब कंप्यूट की थी दैट वाज इक्वल टू दिस थिंग, और एक्चुअली दिस इज इक्वल टू योर जे इनवर्स, ठीक है, दिस इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ फिशर इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स दैट इज द क्रैमर लोअर बाउंड, सो दिस मीट्स द क्रैमर लोअर बाउंड, ठीक है। सो इन दिस केस द सैंपल मीन इज एन एफिशिएंट एस्टिमेटर, ठीक है, बात समझ आ गई। आगे समरी है इस चैप्टर की, इसमें हमने क्या किया, ठीक है, हमने बताया एस्टिमेटर क्या चीज होती है, पैरामीटर्स क्या चीज होते हैं वो डिफाइन किया। हमने बताया जी कि नॉन रैंडम केस होते, दो केसेस होते हैं, ठीक है, जो पैरामीटर है उनके दो मॉडल होते हैं, एक अननोन कांस्टेंट या नॉन रैंडम हो गया जब आपको प्रायर नोन नहीं होगी, और एक आपके पास रैंडम केस हो गया जब आपके पास प्रायर नोन होगी, ठीक है, आपके पैरामीटर की। उसके बाद हमने ये भी बात की जो मॉडल 2 आपके पास यहाँ पे यानी रैंडम केस, वहां से आपको बेसियन अप्रोच मिल जाती है, आप बेस थ्योरम यूज करके प्रायर यूज करते हैं और डिजाइन योर एस्टिमेटर्स। ऑन द अदर हैंड जो आपके पास नॉन रैंडम केस है वो नॉन बेसियन अप्रोच होगी। नॉन बेसियन अप्रोच में आप लाइक्लीहुड फंक्शंस यूज करते हैं, और बेसियन अप्रोच में आप बेस फार्मूला यूज करते हैं, उसमें सारी प्रायर दिस एंड दैट पोस्टीरियर, ठीक है। उसके बाद एमएल एस्टिमेट हमने देखा, मैप एस्टिमेट देखा। एमएल नॉन रैंडम के लिए था, मैप रैंडम के लिए था, यानी मैप में हम प्रायर ले रहे थे, ठीक है जी, और पोस्टीरियर उसकी मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे थे। फिर हमने देखा उसके बाद लीस्ट स्क्वायर, उस पे हमने ये भी देखा मैप और एमएलई कब कोइंसाइड करते हैं, ठीक है, एक चीज देखी थी हमने। तो उसके बाद हमने लीस्ट स्क्वायर किया अगेन नॉन रैंडम के लिए, और मिनिमम मीन स्क्वायर एरर एस्टिमेटर किया, ठीक है, और रैंडम पैरामीटर। अच्छा जी, उसके बाद सो ये पढ़ लीजिएगा, ऑलरेडी हमने क्योंकि कवर तो कर लिया। देन यू कैन रीड दिस slide, you can read it from the book or you can read it from the slides. I will upload them definitely. So that's all for this lecture. Inshallah, see you in next week with another chapter, with a new chapter. We are done with this is chapter number 2. इससे पहले वाली जो चीज़ें हैं, रिव्यू ऑफ अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी एक्सेट्रा, ऑलरेडी किए हुए हैं, और now we are going to advance to linear estimation, maybe in static systems or linear dynamic systems with random inputs, ठीक है जी, आगे जाएंगे, ठीक है, और that's it for your this lecture. ओके जी, अल्लाह हाफिज़।